दोस्तों, किसी भी देश की उन्नति के लिए जहां समाज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वहीं उस देश में जो कानून लागू किए गए हैं वो अपने आप में एक नई दिशा देते हैं पूरे उन्नति के पथ को। और इसकी जिम्मेदारी होती है सरकार के कंधों पर। अगर कोई कानून ऐसे हैं जो पिछले काफी समय से जिनमें संशोधन की आवश्यकता थी पर उनमें कोई बदलाव नहीं किए गए हैं, तो सरकार को उसका संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द उसके अंदर बदलाव लाने चाहिए। वहीं पर अगर सरकार यह महसूस करती है कि किसी एक नए कानून की आवश्यकता है जिससे देश की आर्थिक गतिविधियां या देश जो है उन्नति के पद पर निरंतर अग्रसर हो सके, तो वो कानून भी जल्द से जल्द सरकार द्वारा लाए जाने चाहिए। मेरा नाम करण परवेश सिंह और आप देख रहे हैं रैपिड लीक्स। और आज हम बात करेंगे यूपी के 2 चाइल्ड पॉलिसी बिल की, यानी जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल यूपी सरकार द्वारा, आप पिछले शुक्रवार को अगर आपने न्यूज़ देखी हो तो उन्होंने उसका फर्स्ट ड्राफ्ट जो है वो प्रस्तुत किया है। ये फर्स्ट ड्राफ्ट है, इसका मतलब ये है कि सरकार ने अभी इसे पब्लिक के लिए ओपन रखा है। 19 जुलाई तक आप इस ड्राफ्ट की प्रतिलिपि को पढ़कर अपनी फीडबैक, अपनी सलाह, अपनी आपत्ति सरकार के पास दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद किसी भी और कानून की तरह अगर सेकेंड ड्राफ्ट बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो सरकार वो करेगी। उसके अलावा स्टेट असेंबली में इस बिल को प्रस्तुत किया जाएगा, वोट किए जाएंगे। अगर बहुमत से पारित होता है तो गवर्नर की स्टैंप के बाद ये एक कानून के तौर पर पारित हो जाएगा। ये तो खैर फ्यूचर के स्टेप्स हैं। जहां यूपी सरकार ये कहती है कि अभी इसकी आवश्यकता है इस बिल की, वहीं पर काफी डिटेल तरीके से सरकार की तरफ से ये भी बताया गया है कि जो लोग 2 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो करेंगे उन्हें क्या लाभ होंगे और जो लोग उसे नहीं फॉलो करेंगे उन्हें किस प्रकार के लाभों से वंचित रखा जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें होंगे अगर कोई 2 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो नहीं करता है तो वो किस किस सुविधा से वंचित हो सकता है। सबसे पहली और बड़ी चीज जो है वो है टीयर 3 गवर्नेंस के अंदर वो इलेक्शंस नहीं लड़ सकता, यानी जो गांव के स्तर पर या जो म्युनिसिपल के इलेक्शंस होते हैं, टीयर 3 गवर्नेंस या जिसे सेल्फ गवर्नेंस मॉडल भी कहा जाता है भारत में, पंचायती इलेक्शंस जिसे कहा जाता है, अगर कोई इंसान 2 चाइल्ड पॉलिसी नहीं फॉलो करता है तो वो इन इलेक्शंस में कंटेस्ट नहीं कर सकता है। दूसरी बात, सरकार द्वारा जितनी भी जॉब ओपनिंग्स निकाली जाएंगी वो उन जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तीसरी बात, अगर सरकार द्वारा कोई वेलफेयर स्कीम रन की जा रही है तो उसके लाभ से भी उसे वंचित कर दिया जाएगा। चौथी बात, अगर सरकार किसी सब्सिडी के रूप में कोई सहायता दे रही है अपने नागरिकों को, तो जो इसे फॉलो नहीं कर रहा होगा उसे इससे भी वंचित रखा जाएगा। अगर इंसान सरकारी नौकरी में है तो उसे प्रमोशन से भी वंचित रखा जाएगा। तो ये सारी तो वो बातें हैं जो उन लोगों के लिए हैं जो 2 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो नहीं कर पाते हैं। वहीं पर जो लोग 2 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो करते हैं तो उन्हें किस प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे उसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से हम यहाँ बात करते हैं। सबसे पहली बात कि अगर कोई सरकारी नौकरी निकलती है तो उसके लिए आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। दूसरी बात जो है वो ये है कि जो मैटरनिटी और पैटर्निटी रिलीफ जो लीव होती है वो 12 महीने तक दी जाएगी विद पे। तीसरी बात, अगर कोई फॉलो करता है 2 चाइल्ड पॉलिसी को और वो घर या मकान खरीदना चाहता है या प्लॉट खरीदना चाहता है तो सरकार द्वारा ऑथराइज्ड इलाके में अगर वो ये प्लॉट या मकान लेता है तो वहां पर उसे रिबेट मिलेगा। वहीं पर जो यूटिलिटीज के बिल होते हैं, जैसे बिजली का बिल है या अन्य कोई और सुविधा है जो सरकार यूटिलिटी डिफाइन करती है, उसके बिलों में भी आपको जो है वो रिबेट मिलेगा। आगे अगर हम बात करें तो इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को जो 3% अधिक उनके पेंशन फंड के अंदर एम्प्लॉयर द्वारा यानी सरकार द्वारा योगदान दिया जाएगा। कुछ और बातें हैं जिसके लिए मैं अगर कुछ मैंने मिस कर दिया हो तो वो मैं बताना चाहूँगा। वो है फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड इंश्योरेंस कवरेज टू द स्पाउसेस, यानी किसी एक को वो चीज़ें दी जाएंगी। ये जितने भी इंसेंटिव है इसके अंदर एक वॉलेंट्री पैरामीटर है, वो पैरामीटर है आपका स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन का। ये बाध्य नहीं होगा, ये कंप्लीटली कपल की इच्छा है कि वो
नसबंदी का ऑपरेशन करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं। जितनी सुविधाएं और जितने लाभ मैंने बताई ये सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है, आम जन के लिए भी हैं। कुछ जो सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होंगे, जैसे उन्हें सरकारी कर्मचारी को अगर वो फॉलो करता है तो 3 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट्स मिलेंगे उसे अपने जॉब के कार्यकाल के दौरान। वहीं पर सरकार की तरफ से एक और सुविधा दी गई है, अगर लोग वन चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो करते हैं तो उन्हें और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अधिक सुविधाएं देने की यहाँ पर सरकार बात करती है, जैसे कि फ्री हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस फैसिलिटी टू द चिल्ड्रन टिल द टाइम ही अटेन्स द एज ऑफ 20, यानी जब तक बच्चा 20 साल का नहीं हो जाएगा सरकार की तरफ से उसे फ्री हेल्थ इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं जो हैं वो मिलती रहेंगी। वहीं पर ऐसे बच्चों को सरकारी नौकरियों के लिए हमेशा प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरी बात अगर हम करें तो ग्रेजुएशन लेवल तक की इनकी जो शिक्षा है वो फ्री रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। अगर वही बच्चा जो है वो लड़की है तो उसे जो हायर एजुकेशन है उसके लिए भी स्कॉलरशिप की सुविधा दी जाएगी। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि अगर हम उन लोगों की बात करें जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं तो सरकार ने उनके लिए भी कैश इंसेंटिव की स्कीम निकाली है। यानी अगर कोई कपल जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है और वो वन चाइल्ड पॉलिसी के अंदर आता है और बच्चा जो है अगर वो लड़का है तो उन्हें वन टाइम पेमेंट 80,000 रुपए की मिलेगी सरकार की तरफ से। अगर वहीं पर वो बच्चा जो है वो लड़की है तो वो जो राशि है वो बढ़कर 1 लाख रुपए हो जाएगी। तो ये तो थी बिल के बारे में जानकारी, परंतु लाभ या लाभ वंचित कौन लोग रहेंगे, किन्हें लाभ प्राप्त होगा, उसके अलावा सरकार अपने रोल को भी बेहतर तरीके से इस ड्राफ्ट में डिफाइन कर रही है। सरकार इस बात पर पुरजोर आप कह सकते हैं कि जोर दे रही है, ये बताने का प्रयास कर रही है कि इस स्कीम को खाली लोग ही नहीं, सरकार भी उनसे हाथ मिला के कामयाब बनाने के लिए प्रयासरत है। कौन से वो 2 बड़े पहलू हैं जिन पर सरकार ने ज्यादा प्रमुखता से जोर दिया है? पहला, सरकार आने वाले समय के अंदर इसे एक अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में स्कूल एजुकेशन में इंट्रोड्यूस करेगी, ताकि युवा अवस्था में ही बच्चों को यह बताया जा सके कि कंट्रोल्ड पॉपुलेशन के क्या फायदे होते हैं। पॉपुलेशन प्रेशर अगर बढ़ता है तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, चाहे वो वित्तीय हो चाहे वो रिसोर्सेस के तौर पर हो। दूसरी ओर सरकार ये भी अपनी तरफ से पूरी पुरजोर कोशिश करेगी कि जितनी भी स्टेट रन हेल्थ मशीनरीज हैं या जो सब सेंटर्स हैं वहाँ पर जितने भी लोगों को हो सके कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स जो हैं वो एक वाजिब और कंट्रोल्ड प्राइसेस पर मिल सकें। वहीं पर जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल जो कि स्टेट लॉ कमीशन यूपी के अध्यक्ष हैं, वो ये बताते हैं कि इस कानून की आवश्यकता क्यों है। उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश राज्य में इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ही सीमित मात्रा में हैं। अगर जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण पर काम नहीं किया गया तो इन रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आनी शुरू होगी। रिसोर्सेज जितने भी हैं वो जल्द ही डिप्लीट होने शुरू हो जाएंगे। तो पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ता जा रहा है परंतु रिसोर्सेज उतने ही हैं, तो कहीं ना कहीं से एक तालमेल बिठाना होगा, एक बैलेंस सिचुएशन क्रिएट करनी होगी जिससे चौमुखा विकास हो सके इस राज्य का। वहीं पर कुछ आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए हैं जिसमें बताया गया है कि अभी जो फर्टिलिटी रेट है यूपी में वो 2.7% है, जबकि आइडल फर्टिलिटी रेट आज की सिचुएशन के हिसाब से वहां पर 2.1% होना चाहिए। और सरकार इसके लिए भी कार्यरत है कि जल्द ही ये जो 0.6 का डिफरेंस है इसको कवर किया जा सके। खाली यूपी ही नहीं, असम के मुख्यमंत्री ने भी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो जल्द ही 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने वाले हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो नए नहीं है, ये सरकारें पहले भी करती आई हैं और ये विश्वव्यापी होते हैं। चाइना एक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ये बहुत ज़रूरी है हर एक देश और हर एक राज्य के लिए कि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज या जितने भी इकोलॉजिकल या इकोनॉमिक रिसोर्सेज उनके पास हैं उनका सही तरीके से वितरण करें। तो एक कहीं ना कहीं से चेक एंड बैलेंसेस की ये गेम होती है और उन्हें सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से जनसंख्या को सुचारू रूप से कंट्रोल में या नियंत्रण में लाया जाए। अगर आपकी इस बिल से रिलेटेड कोई राय है, कोई और इनपुट है आपके पास, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए
और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद। जय